चुनाव से पहले गठबंधन बीएसपी करेगी। अब ये किसके साथ होता है ये कहना मुश्किल है। मायावती जी जरूर गठबंधन में जाएंगी। अभी वो खुद को अकेले दिखा के अकेले रहें, वो एक सौदेबाजी की स्थिति में अपना पोजीशन मजबूत कर रही हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं। मायावती की जो स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा लोगों को चौंकाती रही है। जी, चतुर राजनेता हैं और वो जानती हैं, वो समझ रही हैं कि अकेले उनके लिए, भले ही वो कहें नहीं, अकेले उनके लिए बीजेपी से निपटना आसान नहीं है। अगर उसमें बीएसपी को पर्याप्त वोट नहीं मिलता है तो बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाथ से चला जाएगा। इसका मतलब हाथी सिंबल भी हाथ से निकल सकता है। क्या आकाश आनंद हर दिन सुबह से शाम तक सभाएं करेंगे, यूथ के बीच जाएंगे या जा रहे हैं? इस बार अगर अलायंस होता है किसी से तो यहाँ पर क्या बेहतर स्थिति होगी या फिर उन्हें अकेले चुनाव लड़ने में ज्यादा फायदा हो सकता है? बीएसपी कितनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक टाइम 4 बार मुख्यमंत्री रही है सूबे की, और आज स्थिति क्या है? तो उनके पास डू और डाई वाली स्थिति है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा कि हमें सीट नहीं जीत चाहिए। तो अब सीट नहीं जीत चाहिए का फॉर्मूला क्या होगा? ओवैसी की पार्टी ने भी यूपी में तेजी से अपना जनाधार बढ़ाया है। इसे इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने दावा किया है कि हमारी मेंबरशिप जो है वो 1 करोड़ हो गई है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा पर यानी मायावती की पार्टी पर सबकी निगाह है, क्योंकि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती से थोड़ी बहुत बात हो जाए तो ठीक ठाक हो जाए। वहीं पर बीजेपी भी चाहती है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ें तो कहीं ना कहीं इस चुनाव का उन्हें भी फायदा होगा। अब फायदा किसको होगा मायावती से के अकेले चुनाव लड़ने से? बीजेपी को होगा या फिर समाजवादी पार्टी को? ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन मायावती के लिए इस वक्त गठबंधन क्यों जरूरी है? मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उनकी क्या स्थिति होगी? अगर वो किसी दूसरी पार्टी से अलायंस करती हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? उससे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिर से विजय शंकर सर हैं। सर, सबके दिमाग में एक सवाल है और बहुत सारे सवाल ये हैं कि मायावती कर क्या रही है इस वक्त? सबके दिमाग में, जहन में सवाल होता है कि क्या जैसा वो पहला कर रही थी कि शांत थी, एकदम से फिर आ जाती हैं, फिर बहुत बड़ा एक कैंपेन लेके आ जाती हैं और सीटों में भी बदल जाता है, जैसे हम लोग ने पिछले 4-5 चुनाव पहले देखा था। क्या इस बार भी कुछ अलग होने वाला है? देखिए नरेश, मायावती की जो स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा लोगों को चौंकाती रही है। जी, जो मुझे अभी लग रहा है और जो भीतर खाने जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक जो बीएसपी के वर्कर हैं, जो काडर है, वो ग्राउंड पे लगातार हर बूथ को मजबूत करने में लगा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो खामोशी से काम कर रहे हैं। प्रचार वगैरह में वो उतना नहीं है कि प्रचार प्रसार हो, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि आपको हर बूथ को मजबूत करना है। तीसरी चीज ये है कि मायावती जी बहुत ही एक चतुर राजनेता हैं और वो जानती हैं, वो समझ रही हैं कि अकेले उनके लिए, भले ही वो कहें नहीं, अकेले उनके लिए बीजेपी से निपटना आसान नहीं है। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि अगर जो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और जो दूसरे राज्यों में 2027 में जहां चुनाव होने, अगर उसमें बीएसपी को पर्याप्त वोट नहीं मिलता है तो बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाथ से चला जाएगा। इसका मतलब हाथी सिंबल भी हाथ से निकल सकता है। तो मायावती जी के सामने पहली चुनौती ये है कि जो 15 साल से उनका सत्ता का सूखा यूपी में है वो खत्म किया जाए। दूसरा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ा जाए जिससे पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो बना रहे। तीसरी चुनौती ये है कि जो उनका जो वोट बैंक है, जो माना जाता था कि इंटैक्ट रहता है, वो कम से कम एक साथ कंसोलिडेट हो जाए, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। तो ये मायावती के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं। जी,
2019 के लोकसभा चुनाव में सर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी से अलायंस था बीएसपी का, तो बीएसपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को कम फायदा हुआ। तो एक तरीके से कहा जाए कि अगर बीएसपी अलायंस करती है किसी दूसरी पार्टी के साथ तो उसे उत्तर प्रदेश में फायदा पिछले चुनाव में तो हुआ है, एक तरीके से इतिहास उनके पॉजिटिव है। इस बार अगर अलायंस होता है किसी से तो यहां पर क्या बेहतर स्थिति होगी या फिर उन्हें अकेले चुनाव लड़ने में ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, मायावती जी, जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति के हर दांव पेच को बहुत अच्छे से समझती हैं। वो जानती हैं कि बीजेपी जैसी जो बड़ी पार्टी है, जिसका पूरे देश के ज्यादातर हिस्से में शासन है, वो भी यूपी जैसे राज्य में 4 पार्टियों को कम से कम अलायंस में रखी हुई है। संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जयंत चौधरी है, 4-5 हैं, ये लोग हैं जी। अब आप सोचिए कि जो बीजेपी जो सत्ता में है पिछले 9 साल से, वो भी अलायंस पार्टनर को बनाए रखना चाह रही है अपने साथ। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट है 50% वोट। मायावती का वोट आज की तारीख में कितना है यूपी में? उसके बावजूद मायावती भले ही कह रही हो कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव में होंगे, लेकिन वो जानती हैं कि अकेले, ये भी अच्छी तरह जानती होंगी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी तो 403 सीटों पर मौजूदगी उनकी ज्यादा में दिख सकती है, लेकिन वो कहते हैं जीत में, यानी सीटें, माने उनके विधायक कितने पहुंचेंगे इसका भी उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा। आज की तारीख में कितने विधायक हैं? एक। सोचिए कि बीएसपी कितनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक टाइम 4 बार मुख्यमंत्री रही है सूबे की, और आज स्थिति क्या है? तो उनके पास डू और डाई वाली स्थिति है भाई, उन्हें पार्टी बचानी है, पावर में आना है। ऐसे में जो मेरा आकलन कहता है कि मायावती जी जरूर गठबंधन में जाएंगी। अभी वो खुद को अकेले दिखा के कि अकेले रहें, वो एक सौदेबाजी की स्थिति में अपना पोजीशन मजबूत कर रही हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं, और हमको लगता है कि उनका एक ऐसा आकलन होगा कि शायद, जो मुझे लग रहा है, शायद मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जितनी सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मांगेगी उतनी समाजवादी पार्टी उनको देगी नहीं, और कांग्रेस किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहेगी कि उसकी नाक नीचे हो। ऐसे में एक सम्मानजनक सीटें चाहेंगी। जैसे अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा कि हमें सीट नहीं जीत चाहिए, तो अब सीट नहीं जीत चाहिए का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो मायावती जी का जो आकलन होगा कि सीटों की सौदेबाजी की बातें आपस में चलती रहेंगी, और हो सकता है कि इनके बीच अलायंस न बने। तो ऐसी स्थिति मैं थोड़ा सा इसको आगे ऐड ऑन कर, अगर ये स्थिति बनती है कि कांग्रेस, मान लीजिए कि एक स्थिति बनती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक विकल्प बचता है बीएसपी के पास जाने का। और अभी हाल ही में आपने जो देखा कि जो कांग्रेस के 2 नेता जो मायावती जी के घर गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई थी, तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल, लेकिन यहां क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? ऐसी स्थिति में यहां एक कॉम्बिनेशन बनेगा बीएसपी प्लस कांग्रेस, और हो सकता है कि एआईएमआईएम भी इसमें जुड़ जाए। तो ये एक जो तीसरा फैक्टर है, ये एक मजबूत फैक्टर बनेगा, जहां पे कुछ सीटों के कहते हैं, कुछ सीटों को मैंने रिजल्ट में, मैंने ये कहें कि कुछ जगहों पे कुछ उम्मीदवार जीत सकते हैं, या एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें एक पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। यूपी में सर जिस तरीके के बीएसपी के हालात हैं इस वक्त, जिस तरह की स्थिति है, तो क्या मान लिया जाए कि बीएसपी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल। अगर बीएसपी के लिहाज, अगर आंकड़ों को अगर गणित देखें, जो हमेशा मैं कहता हूं, अगर गणित देखें तो 403 सीटों में से 1 सीट पर है, वोट लगातार घट रहा है, तो बीएसपी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती तो है। लेकिन बीएसपी आज की तारीख में चाहती है कि अगली जो भी सरकार बने उसमें उसका स्टेक हो,
उसकी हिस्सेदारी हो। बीजेपी बीएसपी मुझे लग रहा है इसके लिए भी फाइट कर रही है। बीएसपी चाह रही है, अगर मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि समाजवादी पार्टी भी मजबूती से लड़ती है, बीएसपी कांग्रेस एआईएम मैंने ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, इनके बीच एक अलायंस हो जाता है। सपोज ये मान लीजिए चंद्रशेखर निकल भी जाते हैं और मायावती अपने 2007 वाले फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती हैं, जिसमें जो बढ़ता भी दिख रहा है एक तरह से कि दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा वर्ग। तो उसमें जो जो देखा गया कि सतीश चंद्र मिश्र को ब्राह्मण समाज को साधने की जिम्मेदारी दी गई है, उमाशंकर सिंह को राजपूत समाज को साधने की जिम्मेदारी दी गई है, ये विश्वनाथ पाल को अति पिछड़ों के बीच जगह बनाने, पैठ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को आगे भी बढ़ाती हैं तो उसके आधार पर प्लस कांग्रेस की, अगर कांग्रेस भी उसमें जुड़ जाती है और ओवैसी की पार्टी भी जुड़ जाती है तो एक कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब वहां एक गणित ऐसा बनता दिख रहा है जिसमें जीत की उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे लग रहा है उसी पॉसिबल संभावनाओं पर बातचीत भीतर खाने चल रही होगी। और एक बात हमें और मैंने समझना चाहिए कि मायावती का जो कद है, मैंने भले ही उनकी सीटें कम हुई हो, मैंने नहीं रही हो, पार्टी का जनाधार कम हुआ हो, लेकिन उनके औरे में कोई कमी नहीं है, उनके तौर तरीके तेवर में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है दूसरों ने जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ मैंने वो निकल रही हैं या पब्लिक के बीच लगातार रैलियां कर रही हैं या बहुत सी चीजें कर रही हूँ। अभी भी मतलब वो अपने घर में हैं, बैठी हुई हैं, जब मौका मिलता जब वो तय करती हैं उसके बाद जाना आना, मेल मुलाकात, तो वो एक अलग वो तौर तरीका स्टाइल रहा है, उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज मुझे नहीं लगता है कि किया है। और राजनीति बहुत बदल गई है। अब राजनीति ये है कि आप देखिए कि चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा नेता हो, एक्सेसिबल है, पब्लिक के बीच जा रहा है, पब्लिक से संवाद कर रहा है। आप याद कीजिए कि पिछले साल भर में मायावती जी कितने बार पब्लिक के बीच आई हैं। आकाश आनंद को, अपने भतीजे को, उन्होंने भले ही यूथ के बीच में जगह बनाने के लिए कहा जा रहा है कि यूथ को अपने साथ अट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद हर दिन सुबह से शाम तक सभाएं करेंगे, यूथ के बीच जाएंगे या जा रहे हैं? क्या मायावती जी हर दिन रैलियां कर रही है, हर हफ्ते निकल रही हैं? तो जब ये नहीं है, इस तरह के तौर तरीके में बीएसपी के बदलाव नहीं आ रहा है, अगर ये सोचा जा रहा है कि पुराने ही अंदाज में चला जाएगा, जब मैंने सत्ता में हासिल की जा सकती या सत्ता में हिस्सेदारी की जा सके, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसमें बदलाव तो आना तय है, क्योंकि अब राजनीति बहुत बदल गई है। वो राजनीति नहीं रही जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं, अगर उनकी तुलना हम अगर आकाश आनंद से किया है तो अभिषेक बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए थे बंगाल चुनाव में, और आकाश आनंद हम वहीं पे देख रहे हैं कि वो मायावती की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो बयानबाजियां करती हैं ट्विटर पे, ज्यादातर उनके पोस्ट आते हैं, वो ज्यादा आक्रामक भी नहीं दिखती हैं, बहुत एक सरकारी भाषा में इस तरीके से वो अपने बयानों को देती हैं, उसी अंदाज में आकाश आनंद भी जाते हुए उन्हीं की राह पर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब अटैकिंग पॉलिटिक्स ना करके नुकसान कर रहे हैं अपना? इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से थोड़ा हमें देखना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी से वो अटैक इज बेस्ट डिफेंस के आधार पे चलने लगे, अभी से वो समाजवादी पार्टी पे धुआंधार अटैक करें, बीजेपी पर धुआंधार अटैक करें, कांग्रेस पे करें, एआईएम पर करें, तो कल को अगर गठबंधन करना होगा तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा तो कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तो मायावती जी सेफ डिस्टेंस के जितना मैसेज देना है वो दे रही है। मतलब इंडिकेटर कहते हैं ना कि इंडिकेटर सब तरफ से रास्ते खुले हैं, रास्ते खुले हैं। भले ही वो कह रही है कि हमको अकेले चुनाव में मैदान में जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले गठबंधन बीएसपी करेगी। अब ये किसके साथ होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बीएसपी चाहेगी भीतर खाने, भले ही अभी कुछ ना कह रही हो, कि कांग्रेस और एआईएम उनके साथ आ जाए, क्योंकि आज की तारीख में एक सच्चाई ये भी है कि मुस्लिम वोट जो है वो उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ता दिख रहा है, अगर आप पिछले चुनाव का भी एनालिसिस करते हैं तो। जहां तक ओवैसी की पार्टी का है, ओवैसी की पार्टी ने भी यूपी में तेजी से
अपना जनाधार बढ़ाया है, इसे इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने दावा किया है कि हमारी मेंबरशिप जो है वो 1 करोड़ हो गई है। और ये मेंबरशिप हमने ऑनलाइन नहीं, एक एक करके लोगों से जुड़ के जुटाई है। तो 1 करोड़ लोगों को जोड़ना भी कम नहीं होता है। अगर वो वोट में ट्रांसलेट हो जाता है तो सोचिए कि जो AIM जो 2022 में जहां थी उससे आज की तारीख में कहां जाएगी। दूसरी चीज, उनका दावा है कि 1.2 मिलियन, जो उनकी वेबसाइट में देख रहा था यूपी की, इतने हमारे कार्यकर्ता हैं। तो 1.2 मिलियन कार्यकर्ता अगर एक खास क्षेत्र में, जो पश्चिमी यूपी को अगर मान लीजिए, अगर उसमें एक बड़ा हिस्सा है तो हर बूथ पर असर कर सकते 12 हैं। लाख कार्यकर्ता, अगर एक कार्यकर्ता 10 वोट भी जोड़ता है तो हाँ, 120 लाख। आप सोचिए 12 लाख कार्यकर्ता अगर 10 वोट भी जोड़ लेता और पूरी ईमानदारी से काम करता, अभी चुनाव में बाकी है, तो 1 करोड़ 20 लाख वोट हो जाएंगे। तो 1 करोड़ 20 लाख में अगर कुछ विधानसभा तक में हो तो असर दिख सकता है। जिसे मान लीजिए कि बिहार में हम लोगों ने बिहार चुनाव में देखा, और सच यही कि ओवैसी की पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ा रही है। सर, बीएसपी के अस्तित्व को लेकर लगातार बात चलती है क्योंकि बीएसपी का ग्राफ पिछले दिनों लगातार गिरा है। यूपी में 1 सीट है बीएसपी के पास, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटें हैं। और कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तो जो प्लेन्स की सीटें हैं हरिद्वार और उसके आसपास उधम सिंह नगर की, वो बढ़ जाएंगी। और सबसे ज्यादा सीटें भी हरिद्वार में हैं, वहीं पर उनके एमएलए भी हैं। तो क्या वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बचाने के लिए अब छोटे छोटे, जहां उनका जनाधार ठीक ठाक है, वहां आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने जो गठबंधन की बात कर रही, अगर बीएसपी को लग रहा है कि मुझे अपना उत्तराखंड में भी बेहतर करना है, तो उत्तराखंड में किसके बीच में मुकाबला होगा? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। पंजाब में किसके साथ मुकाबला है? पंजाब में भी अच्छी खासी बीएसपी का रहा है। जो जिस तरह की राजनीति बीएसपी करती है उसका एक बड़ा वोट बैंक वहां भी बनता है। तो वहां पे आम आदमी पार्टी तो किसी के साथ अलायंस करेगी नहीं। कांग्रेस वहां पर अपने को देख रही है हिसाब किताब, तो वहां भी उस खांचे में भी उसको एक संभावना दिख रही है। आप कह रहे हैं और आज की तारीख तीनों जगह अलायंस होगा। बीएसपी हो सकता है इस तरह से बात करे, डील करे। अगर वहां मैंने यूपी के लिए भी करेगी, उत्तराखंड के लिए भी करेगी, पंजाब के लिए भी करेगी, ये तो हो सकता है ना। और आज की तारीख में जिस तरह से कांग्रेस फैसले लेती है, कांग्रेस के फैसले लेने का पैटर्न देखिए ना। आज की तारीख में कांग्रेस ने एक झटके में डीएमके को छोड़ के तमिलनाडु में भी ये विजय थलापति की पार्टी को समर्थन कर दिया। कांग्रेस किस तरह से ले रही है, डिसीजन ले रही है। केरल में किसको मुख्यमंत्री बनाया, कर्नाटक में किस तरह से डिसीजन लिया गया। तो कांग्रेस जिस तरह से डिसीजन ले रही है, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, उसमें कांग्रेस अपना नफा नुकसान का हिसाब लगा रही होगी कि किसके साथ मुझे जाने में बेहतर रहे, फायदा है, किसके साथ जाने में नुकसान है। और हर राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन इन सभी सवालों के जो जवाब है भविष्य के गर्भ में है कि कब क्या होगा। बीएसपी और ये भी सच्चाई है कि बीएसपी में वही होगा जो मायावती चाहेंगे, चाहे वो आकाश आनंद हो या बाकी लोग हो। वो सिर्फ ठीक है पीछे से समर्थन करते दिखेंगे। और अगर मायावती जी ने ये तय कर लिया होगा कि मुझे किसी के साथ अलायंस नहीं करना है, तो अलायंस नहीं होगा। और अगर उन्होंने दिमाग में ये बैठा लिया हो कि मुझे अपनी पार्टी को बचाने या पार्टी को बढ़ाने के लिए इस दल के साथ अलायंस करना है, और वो कह देती है कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे और इतनी सीटें आपको दे रहे हैं, तो बीएसपी में कोई ऐसा नहीं है जो विरोध करने की स्थिति में हो। ये भी एक सच्चाई है, इसे भी हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी सारी पार्टियां इस वक्त हिंदुस्तान में है, अगर आप सबका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इकलौती आपको बसपा ऐसी पार्टी मिलेगी जहां पर कोई अपने शीर्ष नेतृत्व का, यानी जो मायावती हैं, उनका विरोध करते हुए कोई नजर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी में भी पार्टियां भी है, लेकिन वहां पर यह कि बहन जी का फैसला सबसे ऊपर। बिल्कुल। बीजेपी में भी हमने कई बार देखा है कि शीर्ष नेतृत्व का विरोध हो जाता है। लेकिन बीएसपी में जो बहन जी ने कह दिया वही सही है, उन्हीं का फैसला। अब यही जो कॉन्फिडेंस बीएसपी के पास है, और जो विश्वास बीएसपी के कार्यकर्ताओं का है उनकी सुप्रीमो को लेकर, क्या वो उसी मेहनत से वो जो उसका रिजल्ट जो है, क्या वो 2027 के चुनाव में सामने आएगा या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप यूपी के किस इलाके से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, या फिर दूसरे प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट का जरूर बताएं कि बीएसपी की स्थिति आपके इलाके में कैसी है। आपके इलाके में क्या बीएसपी इस बार फाइट करने की स्थिति में है या नहीं, कमेंट जरूर करें। और लगातार हम आपके बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत और साथ में उत्तराखंड की खबरें लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए लगातार News 24 यूपी उत्तराखंड, आपका
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।